उसके लिए आईएमएफ की जो यहाँ पर बात रखी गई है उसको मानने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। ऐसे में देखिए पाकिस्तान अधिकृत पीओके की तरफ से किस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। कहते हैं कि भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अमजद जी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो इन्होंने बयान दिया है ये जाहिर है कि इतनी अहम पोस्ट है इनकी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो ये बयान इनसे दिलवाया गया है, ये बयान इन्होंने दिया है पाकिस्तानी फौज की आशीर्वाद से। अब ये क्या करना चाहते हैं, योर गैस इज एज गुड एज माई गैस। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि हम जहादी कल्चर वापस लाना चाहते हैं और जहाद को प्रमोट करेंगे और गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटेट करेंगे, ये बहुत एक परेशान कुन बात है। क्योंकि उसके फौरन बाद पीओजेके में जो जहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव टेकन टू द स्ट्रीट, वो असले के साथ जो है नुमाइश कर रही हैं और वो बयानात दे रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, खुले आम सड़कों पे फंड रेजिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा 12 जनवरी को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसने इल्हाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुला ली है, यानी कि एक्सेशन टू पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। और उसके लिए मुजफ्फराबाद के जो उनके गुंडे हैं उनको उन्होंने कहा है कि आपने मोबिलाइज करना 10 से 15 हज़ार लोगों को। आज मुजफ्फराबाद में उनका इजलास हुआ है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो यूथ की टीम है उसका, और उसमें उन्होंने ये तय किया है कि उस दिन पाकिस्तान के साथ एक्सेशन का जो जलसा हो रहा है उसको कामयाब किया जाएगा। तो ये बहुत वरिंग साइन है। और ये अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर है, अनवारुल हक इज वेरी अनपॉपुलर because of the civil disobedience movement that was going on in POJK for the last 3 years। ये बहुत अनपॉपुलर हो चुका है। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में, उसने मजबूर किया है कि ये इसकी गवर्नमेंट उनके तमाम मुतालबात माने। पाकिस्तान को भी बैकफुट पे उन्होंने किया है, बिजली के बिलों को कम करना पड़ा है। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स पीओजेके में उनको छोड़ना पड़ा है। तो ये आइसोलेशन का शिकार हो गया है। और अब मुझे लगता ये है कि इंडिया के ऊपर तो ये जो जहाद करेंगे वो तो बाद की बात है। ये पहले पीओजेके के अंदर जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, प्रो इंडिया एलिमेंट है, नेशनलिस्ट एलिमेंट है, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, ये उसको कॉर्नर करना चाहते हैं, उसको क्रश करना चाहते हैं। और ये जनरल सिवाज जी बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि मैं मुसलसल ये बताता रहा हूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर पूरे पीओजेके में शहर शहर जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हो रही थी ओवर द पास्ट 1 ईयर, लेकिन उसका नोटिस नहीं कोई ले रहा। तो अब ये उसका सारा नतीजा चटा खटा आपके सामने है। जी मेजर जनरल सिवाज जी, आप ही के पास हम आएंगे। देखिए अमजद जी आपका ही नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बखूबी इन चीजों को बता सकते हैं। देखिए हम कुछ दिन से इसको लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं कि एक तो 3 तरफा पाकिस्तानी सेना जो है वो घिरी है, पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है, तालिबान, टीटीपी, बलूच अपने ही घर के अंदर में। लेकिन वहां पर पीओके से जिस तरह से अमजद जी ने बताया कि देखिए ये बयान उन्होंने दिया नहीं, उनसे दिलवाया गया है। और हम समझ सकते हैं कि किनकी तरफ किसने दिलवाया होगा, किसने प्रेशराइज किया होगा। तो क्या ये माने कि इस तरह से जो बयान दिलवाया जा रहा है भारत के खिलाफ, जिहाद की बात आप यहां पर कह रहे हैं, जबकि आपने कई बार मुंहतोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से लिया भी है और भारत ने दिया भी है आपको अच्छे से। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी आपको किस तरफ लेकर के जाती है? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, ये सच्चाई है कि हो क्या रहा था लास्ट 2 साल में पीओजेके में एक प्रकार से तूफान आया हुआ था। और मिर्जा साहब इस तरीके जानते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। और मेरे साथ हमने प्रोग्राम एमएटी से किया है लंदन से रात के 11 बजे, हर रोज किया है, स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। बात यह है कि 2 साल से पीओजेके के अंदर लोग सड़कों पे आए हुए थे। चक्का जाम और शटर डाउन किया हुआ था मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, ददनियार, पाकिस्तान वाला पुंछ,
वो कह रहे थे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर खाने को दाने नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, बिजली वहां पर 3 से 4 घंटे आती थी। जो पुराने फौजी थे उनको पे भी मिली नहीं और पेंशन भी नहीं मिली। और जो नीलम नदी है जो कि एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है पीओजेके में, उसका मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने अपने पंजाब की तरफ कर दिया था। मंगला डैम में जहां बिजली पैदा होती है जो पीओजेके में है, जिसकी ₹1 पर यूनिट आती है, वो पहले जाता था पंजाब के अंदर और फिर वापस आता था वो पीओजेके में, जिसके रेट्स हो जाते थे 60 से ₹70 पर यूनिट। तो लोगों ने एक प्रकार से गवर्नमेंट के घुटने टिकवा दिए थे और फिर गवर्नमेंट को मानना पड़ा था कि $90 मिलियन के आप पैसा देंगे, आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि आईएमएफ भी बार बार कही थी अगर सब्सिडी नहीं कम करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मगर क्वेश्चन यही आया था कि यहाँ आटे के दाल, चावल के दाल मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली के अंदर 4 गुना ज्यादा थे जो पंजाब में मिलने। तो ये सच्चाई है कि ये जो अनवर उल हक है ये पैंदा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसे बुलवा रही है, ये बोल रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान जो पीओजे का अवाम है वो नहीं रहना चाहता पाकिस्तान के साथ। वो कहता है कि भारत वाला जम्मू एंड कश्मीर 70 से 75 साल आगे निकल गया है। आप हमें झूठ बोलते रहे। वहां पर लोगों को देखो जाके कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वहां पर ट्रेन आ गई है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पर हमको आपने इतना पीछे रखा है और एक्सप्लॉइट किया है। तो सच्चाई ये है कि ये एक डाइवर्सन टैक्टिस है इनकी। ये दिखाना चाहते हैं कि भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि बिल्कुल मेजर जनरल सिवाज जी, यही वजह है कि जिस तरह से पीएम अनवर ने ये जो बयान दिया उसके बाद देखिए पीओके में खुद पीएम के खिलाफ जो है आवाज उठने लगी है, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसी पर कहीं ना कहीं ये बात मोहर लगाती हुई अभी ये जानकारी भी आ रही है। हाँ बिल्कुल किरण, 2 बातें और हैं। वो कह रहा है कि पीओजेके में अभी भी 5 से 6 हजार के करीब लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बिठा रखे हैं। इनके 24 ट्रेनिंग कैंप काम कर रहे हैं और ये हैं लैस M4 और टिंगर मिसाइल से जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में। इनको ये पुश करने की कोशिश करें। तो ये दोगलापंथ है पीओजेके और गिलगित पाकिस्तान का। एट वन पॉइंट टाइम हम ये सोच रहे थे कि अब वो समय आ गया कि पीओजेके और गिलगित पाकिस्तान भारत में मिलना चाहिए, मगर अब ये उल्टा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक काउंटर मेजर है। ये मुझे लगता है एक प्रकार से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो डाइवर्जनी टैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर बहुत तंग हो रखे हैं। वो नहीं चाहते पाकिस्तान में मिलना। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। और अनवर उल हक और कुछ नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैंदा है। इसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। इसको कहते हैं ये बिकाऊ प्राइम मिनिस्टर है पीओजेके का। किरण जी, दीपक वोरा जी आपके पास आते हैं। देखिए जिस तरह से अमजद जी ने यहाँ पर कहा कि देखिए जिहाद को प्रमोट करने की बात यहाँ पर जो पीएम अनवर ने कही है, इसके साथ वहां तैयारी भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा है कि देखिए ये वरीड वाला मोमेंट आ चुका है, इस असलहे के साथ तैयारी हो रही है, कॉन्फ्रेंस एक बुला लिया गया है। तो ये सबको देखते हुए भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आभारी हूँ मैम, जब भी आप अपने चैनल पर बुलाती हैं बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ तो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे मैं सीखता हूँ, बहुत जानकारी है उनकी, मेरी इतनी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जी। ये जो आप अभी बात कर रहे हैं। हमने देखी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर्स की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब। ये ख्याल अच्छा है, ये कहना कि यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा ख्याल 1849 में एक दीपक जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आपने जो ये शायरी बोली, देखिए मेजर जनरल शिवाजी के चेहरे पे, ग्रुप कैप्टन देव इनके चेहरे पे जो है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई है। जी कंटिन्यू करिएगा। मेरे ख्याल 1849 1850 में एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स उसको कहते थे। उसने कहा था कि जो धर्म है वो लोगों की हफीम होता है। जब पेट खाली हो तो उसमें धर्म ठूस दीजिएगा, ताकि आने वाली जिंदगी में जब वो जहां जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वहां पर कुछ उम्मीद हो कि भाई यहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी हो। He was absolutely right, the opium of the people। तो यही चीज हम देख रहे हैं इन नॉट जस्ट पीओके में, केवल पूरे पाकिस्तान में ये देख। आप जानते हैं उसकी हालत क्या है, पर कैपिटा क्या है, वहां पे प्राइसेस, इन्फ्लेशन कितनी है, ये कितना वो कितना। फिर आपने अभी जिक्र किया है कि एक तो इसी साल, पिछले साल भी नहीं हुआ कि
ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फेंक रहे थे। उसके बाद वो राइसी साहब जो भूतपूर्व लेट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो वहां पे गए, फिर डार्लिंग ओ आई लव यू शुरू हो गया। उसके बाद फिर मिसाइलें शुरू हो गई। फिर तालिबान के साथ आप जानते हैं, जब तालिबान 2.0 आया था 2021 में, तो पाकिस्तान की सड़कों पर भांगड़ा हो रहा था, ओहो तालिबान आ गए, अब तो हमारे दोस्त आ गए हैं। पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान की फौज, मैम गिव मी ए मिनट, जनरल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अफगानिस्तान को देखते थे एज स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर जनरल सिवाज साहब और उनकी फौज काट देगी पाकिस्तान को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल, तो ये अफगानिस्तान जाके रीग्रुप करेंगे। लेकिन तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब स्ट्रेटेजिक डेथ बन रही है पाकिस्तान की। इन्होंने कहा था जब तालिबान आते, हम अपने तालिबान भाइयों के लिए जान दे देंगे, तो तालिबान जान ही तो ले रहा है आपकी, और क्या कर रहा है, क्यों नाराज हो रहे हो आप लोग, जान दो उनको। नाउ दे वो बॉम्बिंग किया, आपको मालूम है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वहां पे टीटीपी के कैंप्स को बॉम्बिंग की, 50 बच्चों को, औरतों को मार डाला। तालिबान ने कहा हम बदला लेंगे, 4 दिन के अंदर वो पहुंच गए। मैम मेरी फैमिली गजनी से है, I heard stories about Afghanistan अपने दादा की गोद में बैठकर, and we are Pashtuns, but Hindu Pashtuns, सनातनी पश्तून। वो क्या कहते थे, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और अफगान के बदले से। और ये पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वेब कुछ नहीं है, बल्कि हम बन गए हैं उनकी कॉलोनी जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भारत के साथ तो आप जानते हैं क्या संबंध। मेरा ये मानना है, जब कुछ नहीं बचता लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आप ये नौटंकी शुरू करते हैं। और ये भी सही है कि जो लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन भारत के जो हिस्सा कश्मीर का कानूनी तौर पर लीगली हमारा है, और जो हिस्सा कश्मीर का ये लोग इलीगली ले गए हैं, उन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। 4 तो अस्पताल नहीं है वहां पे, दवाइयां मिलती नहीं है, कुछ नहीं। कम एंड सी मैम, आपको दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन भी शुरू हो रही है, आप जानते हैं, कुछ ही घंटों में, 5-6 घंटों में हम वहां पहुंच जाया करेंगे सुबह। ये सब जलाता है वहां के लोगों को, वहां की हुकूमत को। लोग तो चाहते हैं, पीएम साहब ने अपने रिपब्लिक डे मैसेज में भी, इंडिपेंडेंस डे के मैसेज में भी उन्होंने कहा था कि लोग वहां से चिट्ठियां लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ कि आपने हमारा मुद्दा उठाया, हम आपके पास आना। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता। तंग आ चुके हैं, वो खुद अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन एक नॉन स्टेट, एक सांप बैठा हुआ है इस्लामाबाद में जो उनको जीने नहीं देता। सो यू कैन सी, ये जिहाद की जो बात कर रहे हैं, ये अंत की शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। जी ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपके पास, क्योंकि देखिए क्या वाकई ये अंत की शुरुआत हो चुकी है। देखिए कई बड़ी बातें कि अब तालिबान अफगान के साथ जो रिश्ते एक तरह से बनाने की पाकिस्तान सोच रहा था, कहीं ना कहीं उस गड्ढे में वो खुद गिर गया है, यानी कि उसको अब झेलना पड़ रहा है जिस तरह से वो 3 तरफा गिरा हुआ है। स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश क्या है, डेथ बन गई है, जो बात यहाँ पर दीपक जी ने कही है। इन सबको समझते हुए हम भारत की भी स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था जो हमने गवाया है वो हम वापस लेकर के रहेंगे, और इशारा किस तरफ है आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। जी हाँ किरण, हुआ ऐसे कि 15 अगस्त 2021 में पाकिस्तान के जनरल लोग खुशियां मना रहे थे। कि उन्होंने तालिबान की मदद से भगा दिया अफगानिस्तान से अमेरिकियों को, अब शायद उनकी बड़ी गर्मजोशी से वेलकम होगी काबुल में। तो ये गए छलांगे मार के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठ के, ISI के कमांडर वहां जाके पता लगा कि उनको तो कोई घास भी नहीं डाल रहा है। और 24 घंटे के अंदर साफ हो गया कि तालिबान ने बोला कि काबुल हमारा है, अफगानिस्तान हमारा है, पाकिस्तान की कोई भी दाल नहीं गलेगी। हक्कानी नेटवर्क के 2-4 छुटभैया को साथ में ले गए थे, सबको उखाड़ के वापस पाकिस्तान भगा दिया। अब हो ये रहा है कि उसके बाद से पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में वो किसी तरह से घुस जाए, जैसे तंबू के अंदर ऊंट घुस जाता है, लेकिन घुस नहीं पा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तालिबान को बस में ले ले, नहीं कर पा रहा है। हेरात में जाइए, कंधार में जाइए, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं पाकिस्तान के विरोध में। तो पाकिस्तान की ISI को भी समझ नहीं आ रहा कि वहां के सेंटीमेंट को कैसे प्रो पाकिस्तान किया जाए। लेकिन भारत ने पीछे से छक्का मार दिया। हुआ ये कि दुनिया के सारे मुल्क जब तालिबान को कन्नी काट रहे थे, तो हमारे देश में S जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, बहुत ही परिपक्व हैं। उन्होंने देखा कि भारत तो तालिबान से कोई दुश्मनी रखने के लिए कोई वजह खास है नहीं, तो हमने बिहाइंड द बैकडोर डिप्लोमेसी तालिबान के साथ शुरू की। और बॉम्बे में उनका जो कॉन्सुलेट है वो चालू हो गया है।
दिल्ली में चाणक्यपुरी में भी छोटे स्तर पर ही वो चालू हो गई है उनकी एम्बेसी। सबसे बड़ी बात है कि तालिबान ने अब वादा करना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान में जो हिंदू थे या सिख थे जो पलायन करके आ गए, उनको वापस जाने के लिए वो एक माहौल तैयार करेंगे। तालिबान ने यह भी कह दिया कि अफगानिस्तान में जितने हिंदू मंदिर थे या सिख गुरुद्वारा थे, जी। उनकी रेस्टोरेशन में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मदद करेगी। तो पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया, उनको बगले झांक रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान ने ये कर क्या दिया। तो मेरे ख्याल से ये एक मास्टर स्ट्रोक था और हम आस्ते आस्ते अफगानिस्तान के साथ आगे बढ़ेंगे, दोस्त बनेंगे। जी किरण जी। अमजद जी, आप देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता आया है। न सिर्फ जहर उगलता आया है, कहीं ना कहीं डसने की भी कोशिश करता रहा है, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, चाहे चाइना के थ्रू हो, या चाइना भी कहे तो इसी तरह से जो है पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके जो है भारत को कहीं ना कहीं छलनी करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को हम देखें कि चौतरफा घिरे हो, स्थिति बहुत खराब है, इसके बाद अमेरिका से भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, चाइना दोस्त होकर के भी एक तरह से दुश्मन बना हुआ है, भारत से फिर पंगे लेने का मतलब ही क्या बनता है? आप क्यों ले रहे हैं? बैठे बिठाए आप जबरदस्ती का जिहाद करते हैं। भारत कभी आपकी तरफ देखता नहीं, भारत कभी हमले करने की कोशिश नहीं करता। आप जब करते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है, और ऐसे में आप हार भी मारते हैं, आपको हराया भी जाता है। उसके बावजूद आप भारत को रह रहे करके इस तरह से पिंच करते हैं, क्यों? अच्छा, पहले तो मैं दीपक जी से इजाजत चाहता हूं कि ये जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ का दिया है, इसको मैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल बनाना चाहता हूं। मैं प्लेगरिज्म नहीं करना चाहता, इसलिए उनसे इजाजत दे रहा हूं। मैं देख भी रही थी आपको यहाँ पर कि आप वो थंब दिखा भी रहे थे उस चीज को लेके। हाँ जी, बहुत मैंने नोट कर लिया वो। अच्छा देखिए, अभी पाकिस्तान जो है वो दो चीजें कर रहा है। एक कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, उनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, उनके ऊपर कब्जा कर रहा है। मिसाल के तौर पर 3 दिन पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो पीओजेके का इलेक्शन कमीशन है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, और अब पीओजेके के जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसके ऊपर भी बड़ा विरोध हो रहा है पीओजेके में। लोग बहुत शोर कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमारी जो थोड़ी बहुत एक वो सॉवरेनिटी थी वो भी खत्म कर दी है। तो एक तो वो इंटरनली ये कर रहा है। अब आपका सवाल इंडिया के मुतालिक है कि इंडिया के साथ ऐसा क्यों करता है, तो पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इकोनॉमी को तो खैर दूर की बात है, मैं फौज की बात कर रहा हूँ कि फौजी सतह पे भी, मिलिटरीली भी पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये जो पाकिस्तान अपने सूबों के, प्रोविंसेस के लोगों के हकूक मार रहा है, जो जुल्म कर रहा है बलोचों पे, जो उनका मसला फंस गया है अफगानिस्तान के साथ केपीके में, जो पीओजेके के लोग जो है वहां पे वो कहते हैं कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर नहीं निकल सकता पीओजेके में। सरकारी बिल्डिंग पे बेशक लगाओ, वो तो सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन कोई बंदा पाकिस्तान का झंडा लेकर पीओजेके में नहीं निकल सकता। तो ये जो माहौल बना है, इसमें जो मजहब का कार्ड है, जैसे दीपक जी ने फरमाया, कार्ल मार्क्स को कोट किया कि ओपियम इज रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो वो ये जो इस्लाम है, इसको वो चाहते हैं कि एक गोंद की तरह, एक ग्लू की तरह इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लोगों को जोड़ के रखें आपस में, और पाकिस्तान के लोगों का ध्यान किसी और तरफ लगा दे, ताकि ये जो है पराया माल जो है उसको अपनी जेब में भरते रहें। तो ये बेसिकली जो है इंटरनल जो स्ट्रगल्स चल रही हैं इंडिपेंडेंस की, या इकोनॉमिक स्ट्राइफ के हवाले से जो स्ट्रगल्स चल रही हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट्स की जो स्ट्रगल चल रही हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं या नहीं है, ये उनसे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जहाद का नाम ले रहे हैं, मजहब का कार्ड खेल रहे हैं। और पाकिस्तान से अगर आप इस्लाम को निकाल दें, मजहब को निकाल दे, तो पाकिस्तान ऐसे बिखर जाएगा जैसे मोतियों की माला की वो लड़ी टूटे तो मोती बिखर जाते हैं, क्योंकि इसको इकट्ठा रखा ही जो है वो जबर के जरिए है, ऑपरेशन ऑफ रिलीजन के जरिए इसको इकट्ठा रखा हुआ है। इसीलिए इनको ये कानून
पास करना पड़ा और ये कानून नाफिज किया कि शातमे रसूल की सजा सरतम से जुदा, यानी इतने खौफजदा हैं कि लोग इस्लाम से अगर हट गए तो ये पाकिस्तान बिखर जाएगा, कि अगर आप कोई कुरान पे या हज़रात के साथ मेल नहीं खाता तो आपका गर्दन उड़ा दो, पब्लिक लिंचिंग करा दो, ब्लास्फेमी लॉ 295C के तहत जेल में डाल दो, उम्र कैद दे दो। ये इस तरीके से इस्लाम के गलबे को, हेगेमनी ऑफ इस्लामिक रिलीजन को इन्होंने पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है वो हावी किया हुआ है। जी जी, यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी देखिए किस हद तक जो प्रधान पीएम हैं पीओके के हक जी, वो क्या कहते हैं, मैं वो पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मतलब किस लेवल पे आप जिहाद को लेकर के जा रहे हैं कि अगर 3 रुपए में बिजली और 2000 मन में आटा उपलब्ध कराने में रियासत नहीं डूबती है तो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए हुकूमत सारे उपाय करेगी। यानी आप सोचिए किस लेवल पर जो वहां की आवाम है उसके अंदर में आप क्या रहे, अल्लाह की राह की आप बात कर रहे हैं लेकिन जिहाद का जिक्र करना नहीं भूल रहे। आप समझिए कि किस तरह से धर्म के आधार पर आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखो, सच्चाई ये है किरण, ये दो इसका डबल मैं कहता हूँ अटैक करने की कोशिश है। देखो पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान में सिचुएशन इतनी खराब थी लास्ट 2 साल में कि ऐसा लगता था कि वो समय दूर नहीं जो पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में मिल जाएगा, क्योंकि लोग सड़कों पे आ रहे थे, वो पुंछ के जो बॉर्डर है उसमें खड़े हुए थे और ये चक्का जाम और शटर डाउन ये सभी शहरों में था, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, ददनियाल और पुंछ जो पाकिस्तान वाला। तो कहीं ना कहीं एक तो ये इससे जो अनवर उल हक हैं जो कि प्यादे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, वो एक प्रकार से माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों का। वो करना चाहते हैं कि जिहाद के नाम पे आप ना लड़ो भारत से, और ये जो आतंकवादी ग्रुपों को दोबारा फॉर्म करना चाहते हैं। जिस तरीके मिर्जा साहब ने बताया ये बिल्कुल ठीक है कि लास्ट 2-3 साल में कोई भी पीओजेके में पाकिस्तान का झंडा लेके नहीं जा सकता था। उन्होंने आगे ये नहीं बताया 2-3 बातें कि पाकिस्तान की फौज भी वहां नहीं जा सकती थी, उनके ऊपर भी हमले हो रहे थे और वहां पर जो इनके एक प्रकार से रेंजर्स थे और वो एफसी वाले थे, उनके ऊपर भी इतने हमले थे, ये छोड़ के भाग गए थे। कोई कह नहीं रहा था कि मैं फौजी हूं, सिविल ड्रेस में घूम रहे। तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान। मगर वो पाकिस्तान एक उस तरीके है, वो सांप की जो अपना जो कुत्ते की पूंछ आप 14 साल सीधी करने की कोशिश करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब इन्होंने ये किया है अनवर उल हक के थ्रू ये करा के, जो बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या वजह है, पाकिस्तान अभी भी इकट्ठा है। पाकिस्तान में 2 ही है, एक तो वो मजहब के नाम पे और एक पाकिस्तान की फौज। क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो सभी को ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि सारा कुछ तो वो खा जाती है, इकोनॉमी तो डूब गई है इनकी। और जो ये फौजी फाउंडेशन है जो $62 बिलियन का एक प्रकार से बनाती है, अब रियल एस्टेट से लेके बैंक और कोलगेट से लेके सीमेंट सब चलाती है और टैक्स के दायरे में नहीं आती। तो सच्चाई है पाकिस्तान की हालात खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अब जो मास्टर स्ट्रोक भारत ने किया है, बोरा साहब ज्यादा अच्छी तरीके बता पाएंगे कि जिस प्रकार से हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मिले हैं अभी गल्फ के अंदर, जो इनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमीर खान मुतेकी, और उनसे बातचीत हुई है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात हुई है। 4 चीजें बात हुई है। एक तो जो प्रोजेक्ट हमने $3 बिलियन खर्च करके कर रहे थे, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट बाकी थे वो हम दोबारा बड़े जोरों से कर रहे हैं। दूसरा, बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये बोलता था आप लैंडलॉक कंट्री हैं, आपको हमारे थ्रू जाके ही कराची पोर्ट जाना है, तो अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको स्क्वीज कर देंगे। अब वो बात खत्म हो गई क्योंकि हमने चाबार पोर्ट बना दिया, चाबार पोर्ट से सड़क बना दी हमने ईरान से लेके काबुल तक। हम कहते हैं कि आपको कराची की जरूरत नहीं, आप अपना सामान चाबार पे लें, चाबार से आप काबुल लें, और आप सेंट्रल एशियन स्टेट से भी कनेक्टेड हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्ट यूरोप और रशिया। तो ये जो पाकिस्तान इसको दबाने की कोशिश कर रहा था, अब नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है जब वो बात हो रही थी 15 अगस्त 2021 में, ये खुशी के दिए जलाए गए थे पाकिस्तान में, हमें मालूम था ये जो खुशी है चंद एक समय की है। क्यों? फॉल्ट लाइन बहुत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में
ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं ये हाइपोथेटिकल लाइन है, क्योंकि पश्तून दोनों तरफ हैं और वो पश्तून जो हैं अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो ये तो होना ही था। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने सोचा हम वो तालिबान को दबा लेंगे, मगर उनको यह समझ नहीं आई कि तालिबान को तो ब्रिटिशर नहीं दबा पाए, सोवियत यूनियन नहीं दबा पाया, अमेरिका नहीं दबा पाया, आप किस खेत की मूली हैं। तो सच्चाई यह है कि अब जिस प्रकार से उन्होंने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया और 40 बच्चे और औरतें मार दिए, जो पलटवार किया तालिबान ने, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने 18 पोस्टें हमला किया, 8 पोस्टें अभी भी काबू में है, 28 से ज्यादा पाकिस्तान के जो जवान मार दिए। तो मुझे लगता है ये तो उल्टा ही पलटा बदल गया है और अब हम बड़े, हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो बहुत ही सेंसिबली जा रहे हैं। हमने अपने चैनल खोल दिए हैं अफगानिस्तान के साथ और मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या, और वो बस एक ही काम कर सकते हैं, आतंकवाद का साथ देना। बिल्कुल, और इसीलिए वो लोग हमेशा जिहाद की बात जो है वो पाकिस्तान के जुबान से निकलती रहती है। दीपक वोरा जी, आपके पास देखिए, मतलब आप एक देश चला रहे हैं, एक राजनीति जो है वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देश के साथ अगर आपको रिश्ते मधुर बनाने हैं या आपको वहां से व्यापार करना है तो कूटनीतिक एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको लेकर के चलने की जरूरत है। आपने तालिबान की मदद की, अफगानिस्तान में आप लेकर के चले आए, लेकिन आगे आपने उस रिश्ते को मजबूत बना करके नहीं रख पाए, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आज आप भुगत रहे हैं। भारत के साथ भी यही स्थिति शुरुआत से ही रही है, आपने कभी चीजों को जो है ठीक करने की कोशिश नहीं की। भारत की कूटनीति देखिए कि अमेरिका से लेकर के जिस तालिबान के साथ भी अगर नहीं बनती थी भारत की, तो आज वर्केबल उनके साथ रिलेशन है। तो ऐसे में आप भारत को यहां पर जिहाद का डर दिखाएंगे, ये तो फिर बात ही अलग हो गई। धन्यवाद, आपने हमारी कूटनीति का उसकी सराहना की। 51 साल हो गए हैं मुझे, 73 साल की मेरी उम्र है। हमने पाकिस्तान के साथ यूज किया है जो ट्रिपल लॉक मैं कहता हूँ। पहला ताला जो हमने लगाया है वो उसकी इकोनॉमी पर है, उनको बर्बाद कर दिया। पीएम साहब ने, आपको याद होगा इलेक्शन के टाइम में उन्होंने क्या कहा था, मैंने हेकड़ी इनकी सब निकाल दी है, अब तो इनके हाथ में कटोरा देके भीख मंगवाऊंगा। देखिएगा उस वीडियो जी, वही बिल्कुल हुआ है। तो फर्स्ट लॉक ये था, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। दूसरा मैम, उनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कंप्लीट है, कोई पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। ईरान भी जो डार्लिंग इस्लामिक नेशन, इस्लामिक दोस्त मेरे भाई, वो भी नहीं करता, तालिबान भी नहीं करते, सऊदी अरेबिया नहीं करता, यूएई नहीं करता, सूडान तक नहीं करता, वो भी गाली देते हैं इन लोगों को। तो ये सब खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप जानते हैं 20 देशों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार दिए, और मैम उन 20 में से 8 इस्लामिक देश हैं। मोस्ट रिसेंटली उनको दिया था गयाना ने और नाइजीरिया में, जब वो वहां गए थे। तो ये चीजें जब आप देखते हैं कि उनको बिल्कुल टोटली आइसोलेट कर, इकोनॉमी खत्म कर दी, डिप्लोमेटिक आइसोलेट। और तीसरा जो हमने किया है मैम, वो है कि उनकी रेप्यूटेशन, इंटरनेशनल रेप्यूटेशन, इंटरनेशनल फोरम्स में उनको बिल्कुल खामोश कर दिया, कुछ कह नहीं पाते। अब वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जहां आप जिहाद को अपनी आइडियोलॉजी बनाओगे, विदेशी मुद्रा का एक पैसा नहीं आएगा, कोई विदेशी वहां जाएगा नहीं। मेरे पास तो करोड़ों के मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं हर साल, पैसा खर्च करते हैं, वहां एक चला गया तो ये भांगड़ा करने लगते, ओ जी एक टूरिस्ट आ गया, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान समझ पा रहा है कि भविष्य उसके लिए क्या रखेगा, और ये जो जिहाद का इन्होंने ऐलान किया है, ये जिहाद इन्हीं को खाएगा। मैम तालिबान के बारे में कितना ये कहते थे, और तालिबान ने जो कर रहे हैं वो आपको मालूम है। ये कहावत है कि आप अफगान को किराए पर ले सकते हैं, अफगान को खरीद नहीं सकते। और जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैम इजाजत दें, तो आपका प्रोग्राम मेरे कुछ दोस्त दुबई में देख रहे हैं, वन ऑफ देम इज अ फॉर्मर अफगान मिनिस्टर, और उनका एक मैसेज मुझे आया है, दिस केम टू मी लिटिल व्हाइल अगो। उन्होंने यही जिक्र किया, मुझे एम्बेसडर साहब, हमारा तो हमारी जो सीमा थी अफगानिस्तान की, वो तो भारत के साथ थी 1947 तक, ये चूहा बीच में कहां से आ गया? अब क्या जवाब दूं इनको? ये चूहा तो ब्रिटिश लोग लाए थे ताकि अफगानिस्तान पर नजर रख सके और हम पर नजर, और वही उल्टा पड़ गया है। आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तानी गैंग जो ग्रूमिंग करती हैं ब्रिटिश लड़कियों की, क्या वहां पे हालत हो रही है। हर जगह जहां पाकिस्तान जाता है वहां मुसीबत आती है, और इस बेवकूफ को, ये जो पीओके को अपने आप को वहां का प्राइम मिनिस्टर कहता है, और ये बिल्कुल है
बेवकूफ सा बंदा ये वहां पे बड़ी बातें करता है जिहाद की। जो नुकसान ये कर रहा है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है, जो अपने देश जो भी इसका, अगर ये पाकिस्तान के लिए लॉयल है, जो उनकी छवि को बर्बाद कर रहा है वो गलत है। मैं क्योंकि पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने जिहाद की बात नहीं कही। यहाँ जरूर कहा कि हमारा इटर्नल एनिमी है भारत, लेकिन जिहाद करेंगे ये कोई नहीं करता। और अगर कह दिया आपने तो फिर आपको तमाचा अब ऐसा पड़ेगा कि जिहाद जो भी है वो फसाद बन जाएगा आपके। जी बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपके पास देखिए इस चीज को हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब तक हमने लबोलुबाव सारी बातें लगभग कर ली है। अब ये समझना है कि पीएम अनवर ने आखिरकार ये बयान अगर किसी के कहने पर भी दिया, तो जो एनालिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, अपने करियर को बचाने के लिए, यानी कि बिल्कुल लोकप्रिय नहीं थे, लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जिस तरह से अमजद जी ने भी बताया, इन सबको बताने के लिए एक हताश वाला ये प्रयास जो है वो किया गया, एक कोशिश की गई है जिहाद वाली बात करके। पीओजेके में ना तो रावलपिंडी की चलती है और ना ही वहां के प्राइम मिनिस्टर की चलती है। बात यह है कि पीओजेके के लोग जो हैं आजाद ख्याल के हैं। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की उनको दबाने के लिए। पिछले 2 साल में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि पीओजेके में सिर्फ वही लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे जो पहले अपने को रजिस्टर कराएं। अब ये अजीब बात है, पहले रजिस्टर कराओ उसी के बाद प्रोटेस्ट करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 दिन तक पीओजेके के लोगों ने वहां पर चक्का जाम करके रखा। सारी जितनी कॉन्वॉयज थी, पाकिस्तान की आर्मी की कॉन्वॉयज भी, उनको रोक के रखा। और 4 दिन के बाद आज रावलपिंडी की जो सरकार है, इस्लामाबाद में जो सरकार है, वो थोड़ा सा झुक गए हैं और उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वापस ले लिया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान दूर से, रिमोट से अगर पीओजेके को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। आज तो पाकिस्तान की तौहीन की हद हो गई है। पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 104 नंबर पर आ गई है। यानी दुनिया के लोग यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं है जब कोई पाकिस्तानी दुनिया में किसी देश में एज ए टूरिस्ट, एज ए बिजनेसमैन जाते हैं। इसके मुकाबले आप भारत को देखिए, भारत की पोजीशन है 80। यानी हमारी पोजीशन, हमारे जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू तकरीबन यूरोपियन देशों के साथ मैच कर रही है। पाकिस्तान की पोजीशन 104, सोमालिया, जितने आतंकवादी देश हैं दुनिया में उनके साथ उनको ग्रुप कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शुरुआती दिनों में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उन्होंने सीएटो ज्वाइन कर लिया, सेंटो ज्वाइन कर लिया, उनको फ्री में कुछ टैंक मिल गए, उनको फ्री में कुछ F-86 सेबरजेट मिल गए, पैटर्न टैंक मिल गए। उससे उनको लगा कि शायद हम हिंदुस्तान को हरा देंगे जी। ये तो उनका पुराना ख्वाब है कि हिंदुस्तान की फौज को हराएंगे। हिंदुस्तान की फौज प्रोफेशनल है। अब ये बोल रहे हैं कि हम कश्मीर से भारतीय फौज को निकाल देंगे। इसकी कोशिश तो वो 1947-48 से कर रहे हैं। कभी वहां पर वो जिहादी भेज देते हैं, कभी वहां मुजाहिदीन भेज देते हैं, कभी वहां पर रजाकार भेज देते हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारी फौज ने सबको प्यार से लौटा दिया। जी जी अमजद जी, अभी देखिए जिस तरह का अनवर उल हक की तरफ से, जी अमजद जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन दीपक वोरा जी आपके पास हम आते हैं। देखिए अभी मैं जस्ट उनसे पूछने ही वाली थी, क्योंकि उन्होंने ये आग्रह किया है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कि आप इसको लेकर के कड़ा कदम उठाएं और जो पीओके के पीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे वो क्षेत्रीय एक स्थिरता को कोशिश कर रहे हैं कि वो कमजोर हो जाए, तो ऐसी अनुमति नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं आप चीजें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल उनसे था, लेकिन वो है नहीं फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक वोरा जी, इस पर हम आज चाहेंगे कि क्या यहाँ पर अब यूएन की तरफ से या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से इसको लेकर के कोई कदम उठाना चाहिए? वैसे संभवतः बयानबाजी के लिए कोई कदम नहीं होता है, लेकिन क्या चीजें होनी चाहिए कुछ? मैम, यूएन के अंदर तो उसकी छवि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई सुनता नहीं है उसकी बात। वो तो कहता रहता है, यहाँ तक कि उसने जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी शिकायत कर दी थी कि तालिबान बड़े बदमाश लोग हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान